अच्छा जी बच्चों, आज हम लोगों ने डायनामिक्स के पासवर्ड करने हैं। एस फिजिक्स में जो सीरीज़ हम लोग कर रहे थे, लास्ट में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डायनामिक्स के लेक्चर को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। सुकून से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाइएगा, क्योंकि ये हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग जो है सॉल्व कर रहे होंगे। मेक श्योर आपकी जो है लेक्चर की कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मार्च 2019 का है, पेपर 2 टू क्वेश्चन नंबर 3। Two balls x and y move along horizontal frictionless surface as illustrated. Ball x has an initial velocity of 3 in the horizontal direction और ball y जो है that is moving with a velocity of 9.6, उसका mass 2.5 है। After collision ये दोनों बॉलें जुड़ जाती हैं and move with a common velocity v in the vertical direction. By considering the components of the momentum in the direction from A to B, show that the ball x has a mass of 4 kilograms. ठीक है जी। अच्छा बेटे, याद रखिएगा, इधर जो है कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि दोनों बॉल्स आपस में वर्टिकली फिर ज्वाइन होकर मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इनकी जो कंपोनेंट है वर्टिकल, वो वर्टिकल में इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं है। मैं हॉरिजॉन्टली कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे जो फाइनल मोमेंटम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर अ फैक्ट मैं पहले क्या करता हूँ, मैं x को लेता हूँ, मास हमें निकालना है x का। वेलोसिटी ऑफ x इज़ 3 प्लस मास ऑफ y इज़ गिवन इज़ 2.5 एंड द वेलोसिटी इज़ अननोन। वो दी हुई है, मतलब थोड़ी सी उसको फनकारी करनी पड़ेगी। इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो हमें लेफ़्ट पे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी 9.6 cos 60। तो ये हमारे पास -9.6 cos 60 लूँगा मैं, क्योंकि ये लेफ़्ट पे मूव कर रहा है एंड दिस इज़ मूविंग टू द राइट। अच्छा, मैंने जो है इसको सॉल्व किया। 3m इज़ इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 12। मास हमारे पास आ जाएगा 12/3 विच विल बी इक्वल टू 4 किलोग्राम्स, जो मैंने शो करना था। दैट्स इट फॉर पार्ट ए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ हम लोगों ने कंसीडर किया है दोनों के लिए और सॉल्व कर लिया। कैलकुलेट द कॉमन स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, अब बात वर्टिकल कंपोनेंट पे आ रही है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, दोनों सिमिलर स्पीड है, आपको याद होगा मैंने तरीक़ेकार लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था। मास आ चुका है, पहले ऑब्जेक्ट का 4 है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है वर्टिकल कंपोनेंट में। दूसरे वाले का मास इज़ उसका मास है 2.5 एंड जो उसकी वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा वर्टिकल वाला। इट विल बी 9.6 sin 60। पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, ऊपर मूव कर रहा है। मास 4 है, वेलोसिटी कॉमन v है, मास 2.5 है, वेलोसिटी इज़ v। बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 टाइम्स 9.6 sin 60, वैल्यू इज़ 20.8। 20.8 डिवाइडेड बाय 4 एंड 2.5 विल बी 6.5। आपकी जो फाइनल आंसर आएगा दैट्स गोना बी 3.2 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है जी, ये कॉमन वेलोसिटी है। लास्ट नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एक्स एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वाई। डिफरेंस इन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ mv² माइनस हाफ mu² कर लो, या एक ही बात है। हाफ मास ऑफ y इज 2.5, उसकी वेलोसिटी 9.6 थी। कोई काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने बस हाफ mv² माइनस हाफ mv² करना है। दूसरे का मास 4 निकाला था और उसकी वेलोसिटी 3 थी। ठीक है जी, आपने बस डिफरेंस निकालना है बाय दिस कॉन्सेप्ट। हाफ टाइम्स 2.5 9.6 स्क्वेयर्ड माइनस हाफ टाइम्स 4 टाइम्स 3 स्क्वेयर्ड, आपकी वैल्यू आ रही होगी दैट इज़ गोना बी 97.2 97 जूल्स। 2SF में सारे आंसर्स देने होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा गाइस, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, मज़ेदार और एक डिफरेंट अप्रोच का क्वेश्चन है। इसको समझिएगा, ये चीज़ें जो है ये बाद में कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ इसको बहुत तहम्मुल समझिएगा। पार्ट 1 में बोलता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, ये भर लीजिएगा। अच्छा, फॉर अ क्लोज सिस्टम याद रखिएगा, फॉर अ क्लोज सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है। अच्छा, द प्रोपल्जन सिस्टम ऑफ द टॉय कार कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपेलर अटैच्ड, प्रोपेलर फैंस को बोलते हैं बेटा, अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.1। द कार इज on horizontal grounds and is initially held at rest by its brakes. ठीक है जी। When the motor is switched on, the rotates the propellers so that the air is propelled horizontally to the left. ठीक है। The density of the air is 1.3. Assume that the air moves with a speed of 1.8 meters per second in a horizontal cylinder of radius 0.4045. Also assume that the air is to the right angles of the propeller is stationary. ठीक है, air to the right of the propeller is stationary. ठीक है, show that the time intervals, ठीक है, हमारी बस एयर इधर चल रही है। ठीक है, इतनी एयर की बात करनी है। show that the time in the time interval of 2 seconds the mass of the air propelled to the left is 0.030 kilograms। अच्छा बेटे, बहुत सारी इसने हिंट दी। सिलेंडर बोला यार इस सिलेंड्रिकल जगह में जहां से एयर 1.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड में मूव कर रही है, 2 सेकंड में कितना वजन एयर का गया। मैंने कहा सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में वो एयर है उससे हमें आंसर मिल जाएगा। डेंसिटी हमारे पास एयर की 1.3 दी हुई है, मास हमें पता नहीं है। क्योंकि सिलेंड्रिकल अप्रोच है तो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, रेडियस 0.045 है पाई आर स्क्वायर, और जो हाइट है वो बोल रहा है कि मेरी स्पीड 1.8 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर स्पीड मेरी 1.8 है और 2 सेकेंड तक हवा गई है तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट विल बी 3.6। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है 3.6 की वर्किंग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो एयर है ये इतनी जगह में 3.6 मीटर की जगह में बात हो रही है, और हमने इसको इस अप्रोच से सॉल्व करना था। मेरे पास इसका मास आ जाएगा 1.8 मीटर के लिए। अगर मैं मास निकालता तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता, क्योंकि सिलेंडर अगर लेट्स सपोज मैं स्पीड बोलता 1.8 मीटर पर सेकंड है तो 1.8 मीटर में 1 सेकंड में जगह खत्म हो जाती है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता। दोनों अप्रोच से आंसर ठीक था, बट जो सही तरीका है वो यही है कि क्योंकि एयर की स्पीड 1.8 है उसको टाइम्स बाय 2 करूंगा, क्योंकि 2 सेकंड में वो टोटल एयर मांग रहा है। तो 1.3 को मल्टीप्लाई करना है, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेटर नाउ, टाइम्स पाई टाइम्स 0.045 स्क्वायर्ड टाइम्स 3.6। मेरे पास जो मास आ जाएगा वो मुझे शो भी यही करना था, 0.0297, दैट इज इक्वल टू 0.03 किलोग्राम्स। मूविंग ऑन, द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ द एयर। ठीक है, मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास आ चुका है 0.030, चेंज इन मोमेंटम मांग रहे हैं ना, तो वेलोसिटी भी हमारे पास जो है मास आ चुका है। वेलोसिटी कितनी है, दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स 1.8। मोमेंटम का चेंज भी आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 0.054 न्यूटन सेकेंड्स। ये हमारे पास मोमेंटम का चेंज आ जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास बाय द एयर बाय द प्रोपेलर। देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला अगर याद हो आप लोगों को, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम होता है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है 0.054 टाइम इज 2 सेकेंड्स। आपके पास फोर्स आ जाएगी 0.027 न्यूटन्स। एक्सप्लेन हाउ न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज टू द मूवमेंट ऑफ द एयर बाय द प्रोपेलर। न्यूटन थर्ड लॉ को याद करें
कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एक्शन फोर्स, जैसे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जो दो फोर्सेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो जो फोर्स प्रोपेलर एयर पे लगाएगा, सेम फोर्स एयर जो है प्रोपेलर पे लगाएगी। द फोर्सेस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शंस एंड एक्टिंग, जो तो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बाय प्रोपेलर to air will be equal to the force applied by air to the propeller बोल लो या मोटर बोल लो, वो equal in magnitude and opposite in direction। ठीक है जी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको प्रूव भी किया था। अच्छा, the total mass of the car is 0.2. The brakes of the car are released and the car begins to move with the initial acceleration of this. Determine the initial frictional force. अच्छा सवाल। अगर आपको याद हो F is equals to ma, हम लोग O levels में पढ़ते हैं, forward force minus backward force is equals to ma। अब फोर्स डेंसिटी प्रेशर का लेक्चर भी देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा ये डिटेल में डिस्कशन हुई हुई है। हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, जो ओरिजिनल फोर्स है दैट इज़ 0.027, जिससे जो वो दे रहा है प्रोपेलर की वजह से आ रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता फ्रिक्शन कितनी है, बट मुझे ये पता है कि मास 0.20 है और एक्सेलरेशन उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से 0.075 हो रही है। तो जब मैं टोटल फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस करूँगा तो बाकी जो बची हुई फोर्स होगी उसी की वजह से एक्सेलरेशन हो रही होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी। तो मैंने रिजल्टेंट फोर्स की फॉर्मूले की मदद से बहुत ही आराम से इसको मैं निकाल सकता हूँ। 0.20 टाइम्स 0.075 मेरे पास ये आ गया, ठीक है। जो मेरी वैल्यू आ रही है F1 की फ्रिक्शन फोर्स की, जिस कह लेते हैं, वो आ रही है 0.012 न्यूटन्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमने लेक्चर में ऑलरेडी लास्ट 15-20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है ये हम लोग ऑलरेडी उसमें लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये लेक्चर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इलास्टिक एंड इलास्टिक तक की भी बात कर चुके हैं। न्यूटन थर्ड लॉ किस तरीके से अप्लाई होता है, ये आंसर आप लोग खुद लिखें और इसके फिर मार्क्स के में चेक कर लें। ईयर इस क्वेश्चन का ये है, ठीक है, अक्टूबर-नवंबर 18, पेपर 2-1, क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्स डेंसिटी प्रेशर का, इसको वर्किंग अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये भी नहीं उस काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। आई एम कीपिंग इट सोनली फॉर डायनेमिक्स राइट नाउ, ठीक है। कोई ये जितने बाकी क्वेश्चन है वो उस हिसाब से हम लोग करेंगे डेफिनेटली अपने अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। आई एम कीपिंग इट डायरेक्टली फॉर डायनेमिक्स राइट नाउ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की वर्किंग पे आते हैं, ठीक है, गौर से देखते रहिएगा। अच्छा जी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द मास ऑफ द बॉडी। तो मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी होता है। Two blocks travel directly towards each other along a horizontal frictionless surface. The two blocks collide as illustrated in figure 3.1. Block A has a mass of 3m and the block B has a mass of m. ठीक है, before collision velocities, after collision velocities दी हुई है, v निकालना होगा eventually, ठीक है। Use Newton's third law to explain why during the collision the change in momentum of block A is equal to the opposite to the change in momentum of block B. बेटा वही वर्किंग है, न्यूटन थर्ड लॉ की डिस्क्रिप्शन मांग रहा है कि force exerted by block A, force will always be equal and opposite to the force exerted by block B. Since time of collision is same for both, याद रखिएगा, इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ ए टाइम्स इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बी टाइम्स, तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ की वर्किंग जो हमने लास्ट क्लास में की थी
वो हम लोगों ने स्ट्रेट कर दी, एक्सप्लेन कर दी। डिटरमाइन स्पीड v। अच्छा, याद रहे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 का कॉन्सेप्ट है। मास 3m है, स्पीड इज 0.40 प्लस m टाइम्स 0.25 इज इक्वल्स टू 0.20 है ना। मैंने अभी जो है वो नहीं डाला, डायरेक्शन नहीं डाली, मैं भी डाल रहा हूँ 0.20। परेशान नहीं होगा, एक नेगेटिव ही लेनी है, आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये वाली डायरेक्शन जो होगी 0.25 वाली, ये नेगेटिव ही जाएगी, बिल्कुल नहीं परेशान हो, ठीक है। मैं कर रहा हूँ उसको। अच्छा, मासेस कैंसिल हो जाएंगे बेटे, क्योंकि दोनों तरफ मास है, ठीक है। ये भी 3m है, यहाँ पे भी ये सारे मासेस जो हैं एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि m कॉमन लेके काट दूँ, एक ही बात है। 3 टाइम्स 0.4 विल बी 1.2, 1.2 माइनस 0.25 m इज इक्वल्स टू 0.6 m प्लस v, 0.6 प्लस v। अच्छा जी, इधर ले आता हूँ, 0.6 इज इक्वल्स टू 1.25 v, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.25, मेरी वैल्यू आ रही है 0.48 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है जी, 0.48 आ रही है, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन, कोई ब्लंडर नहीं मारा, मैं एक चेक कर लेता हूँ। बड़ा ब्लंडर बिल्कुल मारा बेटा, गलत कर दी थी थोड़ी सी वर्किंग, इधर देखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी ब्लंडर मार दिया था ये मुझे ना, क्योंकि थोड़ा सा याद आ रहा था 1.2 माइनस 0.25, क्योंकि इसके साथ वी तो है ही नहीं बेटे, तो ये 0.95 हो जाएगा। यहाँ पे वी नहीं है, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी। माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू वी, तो 0.35 आएगी बेटा वी की वैल्यू, ठीक है। तो ये प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा। मूविंग फर्दर ऑन, अच्छा जी, आगे क्या करते हैं, बोलता है यार कि कैलकुलेट फॉर द ब्लॉक द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो है पहले में, क्योंकि दोनों सिमिलर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऐड हो जाएंगी। 0.4 प्लस 0.25 विच विल गिव मी 0.65 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में, स्पीड ऑफ सेपरेशन माइनस करके आएंगी, 0.35 minus 0.20 which will be equal to 0.15 meters per second. Use your answer in B3 to state whether the collision is elastic or inelastic. बिल्कुल inelastic है, inelastic है क्योंकि relative speed of approach is not equal to relative speed of separation, ठीक है। इसको words में लिख लीजिएगा, ये inelastic collision है। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 इज़ ऑल्सो रियली गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की वर्किंग यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। और मई जून 2018 पेपर 2-1 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन ये जो 7 अब लोग शुरू करने लगे हैं, ये बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट पे जो हमने लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग के एंड में छोड़ा था। देखते रहिए प्लीज़, देखें, गौर कीजिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला पार्ट वही है बेटे, बिल्कुल सिमिलर के जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्ट्रेट करना है, तो वो तो सबको आता है, ठीक है। द टोटल मोमेंटम फॉर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं हर दूसरे साल ये पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7b पे आ जाते हैं। बॉल ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ v along the horizontal frictionless surface stationary to ball b, ठीक है, ठीक है। बॉल बी इज स्टेशनरी, रुका हुआ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद दे हिट कोलाइड करते हैं एंड देन इवेंचुअली दे टेक पाथ लाइक दिस। Ball A has a mass of 4 kg and ball B has a mass of 12 kg. The ball collides and then move apart as shown in figure 3.2. Ball A has a velocity of 6 meters per second at an angle of theta and direction in the initial path, ठीक है। Ball B has a velocity of 3.5, ठीक है, at an angle of 30 degrees to direction of the initial path of A, ठीक है। By considering the component of the momentum at right angles to the direction of the initial path, calculate theta. अच्छा,
वो बोल रहा है आसान में लफ्ज़ों में इतनी अंग्रेज़ी उसने मारी और उसने कहा कि भाई आपने ये वाला कंपोनेंट कंसिडर करना है और एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियल मोमेंटम जो है वो दोनों का ज़ीरो है क्योंकि ये वर्टिकल में बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। हाँ, फाइनल मोमेंटम बिल्कुल निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा उसी कॉन्सेप्ट से m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट हूँ बेटा, थोड़ा सा साथ रहिएगा। ये जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा 6 साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 3.5 साइन 30। masses are given, that's going to be 4 times 6 साइन थीटा और ये जो हो जाएगा ये आ जाएगा दूसरे का मास है 12 टाइम्स नेगेटिव 3.5 साइन 30 क्योंकि नीचे की तरफ जो है मूव कर रहा है। ये प्लीज़ इस चीज़ को, इस ब्लंडर को नहीं मारिएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। साइन 30 है, सॉरी। अच्छा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आई एम प्रीटी श्योर इतनी मैथमेटिक्स कर लेंगे आप लोग कैलकुलेटर की मदद से। 12 टाइम्स नेगेटिव 3.5 साइन 630 नेगेटिव 24 साइन 20 थीटा, 21 divided by 24 and then you have to inverse it. Your value will be 61 degrees, 61.04 अरे 61 डिग्रीज हमारी जो है एंगल आ जाएगा, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बात है वो है यूज़ योर आंसर्स इन वन टू शो दैट द इनिशियल स्पीड v ऑफ द बॉल इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड v ऑफ द बॉल, इनिशियल स्पीड v ऑफ द बॉल, ठीक है भाई। अब वही दूसरा वाला कॉम्पोनेंट्स m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। मास हमारे पास जो है 4 टाइम्स v प्लस 12 टाइम्स ज़ीरो क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। अब जो कंपोनेंट ये वाला होगा, ये कंपोनेंट लेंगे, दैट विल बी 6 साइन 61, एंगल निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 4 टाइम्स 6 साइन 61 प्लस 12 टाइम्स 3.5 साइन कॉस 30 है, वो भी कॉस है, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट है, एक साइन नहीं है, कॉस है, मैंने तेज़ी में गलती कर दी। साथ वाला कंपोनेंट है 6 कॉस थीटा होगा ये, तो 6 कॉस 61 एंड ये वाला हमारे पास होगा 3.5 कॉस 30, ठीक है। ये भी कॉस है। अच्छा जी, ये आ जाएगा 4v इज इक्वल टू 4 6 24 कॉस 61 प्लस 12 टाइम्स 3.5 कॉस 30। पूरी चीज़ मैं कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट v की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 24 cos 61 plus 12 times 3.5 cos 30 and then divided by 4, you get the value as 12। शो भी यही करनी थी, v की वैल्यू मेरी भी 12.002 आ रही है, दैट्स 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपने शो कर दी। अच्छा, by calculation of kinetic energy state and explain whether the collisions are elastic or inelastic, very similar। बिफोर कोलिजन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो हाफ इसका मास इज़ 4 एंड द वेलोसिटी इज़ इनिशियल वेलोसिटी 12 आ चुकी है, ठीक है। हाफ इंटू 4 इंटू 12 स्क्वेड। और अगर आफ्टर कोलिजन निकालूं तो ये दोनों को ऐड करूंगा, हाफ द मास वॉज 4 और उसकी वेलोसिटी जो थी, अच्छा कोई कंपोनेंट नहीं लेते, डायरेक्ट वेलोसिटीज़ लेते हैं, ऑलरेडी मैं लेक्चर में ये बात समझा चुका हूँ। प्लस 1/2 टाइम्स mass is going to be 12 and then 3.6 squared, 3.6 से 5 है। कैलकुलेट भी करके देख लो, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि डेफिनेटली तो इलास्टिक कोलिजन है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, देख लेता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। दैट्स 288 जूल्स आ रहा है, इधर देख लेते हैं। 1/2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 स्क्वेड प्लस 1/2 टाइम्स 12 times 3.5 squared,
फॉर 145.5 आ रहा है, दैट्स नॉट इक्वल, तो इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, ठीक है। स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, कि लॉ ऑफ इनर्शिया था ना, कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग अनटिल अनलेस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो वो लिख लीजिएगा, if an object is at rest it will remain at rest, and if an object is moving at a constant velocity it will remain to do so until and unless it is acted upon by a resultant force, ठीक है। ये ओ लेवल से मैं इसको स्ट्रेट नहीं कर रहा। An object A of mass 100 grams is moving in a straight line with the velocity of 0.60 meters per second to the right, ठीक है जी। The object B of mass 200 grams is moving in the same straight line as object A with the velocity of 0.80 meters per second to the left, ठीक है, as shown in figure 4.1. Object A and B collide. Object A then moves with the velocity of 0.4 to the left. अच्छा जी, आफ्टर कोलिजन के लिए ये जो बंद ये है, ये 0.4 से जा रहा है, 100 ग्राम्स का ये, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर द कोलिजन। कुछ भी नहीं है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। मास इनिशियली 100 था, ठीक है, वेलोसिटी 0.60 थी, मास 200 था, वेलोसिटी नेगेटिव 0.8 थी। आफ्टर कोलिजन इसका मास अभी भी 100 ही रहेगा एंड वेलोसिटी इज़ नेगेटिव 0.4, क्योंकि वो लेफ़्ट पे मूव कर रहा है, उसने बताया है, प्लस इसका मास 200 है और इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। पढ़ने में ज़रा सवालों को मुश्किल कर देते हैं, इंग्लिश वगैरह थोड़ी सी मुश्किल कर देते हैं, एज सच उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। नेगेटिव 0.8 60 and 200 times 0.8 is going to be negative 160 equals to 100 and 0.4 is going to be negative 40 is equals plus 200 v. 60 and negative 60 will be negative 100 and then plus 40 divided by 200, ठीक है। Negative 60 divided by 200 will be equal to 0.3। पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, बल्कि नेगेटिव 60 डिवाइडेड बाय 200 और मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो बस हम लोग 0.3 लिखेंगे, ठीक है। मीटर्स पर सेकंड मैग्नीट्यूड मांगा हुआ है, कोई वो भी नहीं मांगी, डायरेक्शन वगैरह की कोई ताल्लुक नहीं है। द कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन है। एक्सप्लेन हाउ द कोलिजन इज इनइलास्टिक इन स्टेट एंड इफ स्टिल इट लॉ ओबेज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर चीज़ अवाई करती है ना, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अवाई नहीं करती होगी। द कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज इलास्टिक, एक्सप्लेन हाउ द कोलिजन इज इलास्टिक एंड स्टिल ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल डेफिनेटली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, इसमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, बट येट अगेन एनर्जी ओवरऑल कंजर्व होगी। आप बोल सकते हो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज नॉट इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये तो आपके पास इनइलास्टिक कोलिजन आ गई। ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स, ठीक है। एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इट्स नॉट वेस्टेड, वो वेस्ट हो सकती है बट इट्स नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसे गायब नहीं हो सकती, डेफिनेटली वो साउंड में, हीट में, डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, इसका ऐसा सच ताल्लुक नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 इज़ गुड, सोनली बेस्ड ऑन दी डायनामिक्स कॉन्सेप्ट्स, और इस पे भी आ जाते हैं, इसकी वर्किंग शुरू करते हैं बेटा।
क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है कि स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पार्ट बी में बोलता है कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, द वेरिएशन विद टाइम with the velocity v of the motion a is shown in figure 2.1. Calculate for the time from 0 to 4 the change in momentum of a. अच्छा, इस तरीके के जब ग्राफ के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ग्राफ की मदद से मिल जाती है। ये हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट्स 4.2 और ये हमारे पास 8.8 है। चेंज इन मोमेंटम अभी भी एम वी माइनस एम यू से ही आएगा, ठीक है। मास इज 840 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 8.8 है माइनस 840 ओवर 1000 और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो है 4.2। सिर्फ आपने कैलकुलेटर को ही चलाना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। डिवाइड बाय 1000, द वैल्यू विल बी 3.9, ठीक है। अच्छा, फोर्स निकालनी है। चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर देंगे टाइम से, जो कि 0 से 4 सेकेंड था, क्योंकि हमने 4 सेकेंड की जो है वर्किंग करनी थी। तो आई डिवाइड द वैल्यू बाय 4। चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बेटा। मेरी जो फोर्स आ जाएगी दैट विल बी 0.98 न्यूटन्स। अच्छा, the force as is removed as at time 4 seconds. Object A continues at a constant velocity before colliding with another object B as illustrated in figure 2.2. Object B is initially at rest. The mass of B is 730 grams. The object A and B join up together and have a velocity of 4.7 meters per second. By calculation, show that the change in momentum of A and B during the collision are equal and opposite. अच्छा, so by calculation show that the change in momentum of A and B during the collision are equal and opposite, ठीक है। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। कॉमन वेलोसिटी जॉइन विद द वेलोसिटी ऑफ 4.7। अच्छा, एम वी माइनस एम यू जो है ए का इक्वल होना चाहिए एम वी माइनस एम यू, ठीक है। ऑपोजिट में नेगेटिव में आंसर, जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था लेक्चर के अंदर, जब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। ये वही फंडामेंटल्स पे काम करता है। 840 टाइम्स फाइनल वेलोसिटी इज 4.7, ठीक है। मैं इसको केजी में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। माइनस 840, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 8.8 होगी, ठीक है। क्योंकि टाइम 4 पे फोर्स रिमूव कर दी, उस वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। इसका जो मोमेंटम का चेंज है वो है 3.44 ए का। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी की बात करते हैं। सिमिलरली एम वी माइनस एम यू, मास ऑफ बी 730 है, 0.73 ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। फाइनल वेलोसिटी 4.7 माइनस मास स्टिल सेम और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो 0.73 टाइम्स 4.7 शुड गिव मी द सेम वैल्यू, दैट्स स्टिल द सेम। ये भी हमारे पास 3.4 ही आ रही है, ठीक है। ये भी 3.4 है, ये भी 3.4 है। वो हमारे पास नेगेटिव थी, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है जो हमने शो करना था। एक्सप्लेन हाउ द आंसर ऑब्टेन्ड इन वन सपोर्ट्स न्यूटन थर्ड लॉ। अगर याद रखें, अगर हमारी आपको लेक्चर थोड़ा सा याद हो कि हमने पढ़ा था कि जब भी न्यूटन, जब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, change in momentum of first body is always equal to change in momentum of the second body. Since time same होता है और momentum जो है force
और टाइम के बराबर होती है, तो फोर्स ऑन ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ऑन बी। तो हम इस चीज़ को स्टेट करते हैं कि द फोर्स exerted by the A on B will be equal to the force exerted by B on A. They will be opposite in directions, equal in magnitude. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग इस तरीके के एक दो क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं. दैट्स pretty much it. By reference to the speed of A and B, explain whether the collision is elastic. तो inelastic है, छूटते ही बोलना है. इलास्टिक थी, मैंने बताया जब वो कंबाइंड टुगेदर में हमेशा इलास्टिक होती है, एज देयर इज नो स्पीड ऑफ सेपरेशन. अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी इसका उससे ताल्लुक़ नहीं है, एनर्जी का क्वेश्चन है. ये भी एनर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको फ़िलहाल थोड़ा सा रहने देते हैं. ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है. क्वेश्चन नंबर 13, 14 दे वेरी गुड. ठीक है जी, 13 से शुरू करते हैं. अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन 13 में ये बोल रहा है कि हमारे पास अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम्स इज़ ऑन अ रेस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. यार आप लोग याद करें, अगर कोई भी चीज़ जैसे पड़ी हुई होती है ऑन अ सरफेस, तो उसका जो वेट है और ज़मीन का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि जितना वेट आप बॉडी ज़मीन पे अप्लाई करती है वो सेम फोर्स ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो फ्लोर है वो आप पे अप्लाई कर रहा होता है. तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है हमारे सिलेबस में, बट हाँ हमें ये पता है कि जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. जितना वेट एक ऑब्जेक्ट पे लगेगा उस सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे जो है हमें लगा रहे होते हैं, ज़मीन उस पर लगा रही होती है. मास हमारे पास दिया हुआ है, दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू केजीज, तो 0.15 हो जाएगा, और ग्रेविटी इज़ 9.81. तो 0.15 टाइम्स 9.81, तो ये आपने 1.5 न्यूटन्स आ रही है. ठीक है, एक्सप्लेन यू वर्किंग, तो वही एक्सप्लेन करना है कि वेट इज़ इक्वल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है, और जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं. द बॉल इज नाउ लिफ्टेड अबव द फ्लोर एंड ड्रॉप्ड सो दैट इट फॉल्स वर्टिकली एज इलस्ट्रेटेड. ठीक है, जस्ट बिफोर the contact with the floor, the ball has a velocity of 6.2 downwards and the ball bounces upward with a velocity of 2.5. The ball is in contact for 0.12. State Newton's second law of motion, force is equal to rate of change of momentum. ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा जी, कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर. ठीक है, एवरेज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर. तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू ओवर टी. ठीक है जी. अच्छा, मास 0.15, फाइनल वेलोसिटी इज 2.5, इन नेगेटिव ले रहा हूँ. ठीक है, माइनस मास स्टिल 0.15, इनिशियल वेलोसिटी इज 6.2 and time of contact is 0.12 seconds. Just plug it in the calculator. 0.15 1.3 न्यूटन्स बेटा फोर्स आ जाएगी. ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमेशा याद रखिएगा बेटा, ज़मीन जो है उस पर हमेशा अपवर्ड फोर्स लगाती है रिबाउंडिंग के बाद, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो होगी वो अपवर्ड होती है ऐसे रिबाउंडिंग के केस में. Student explain whether linear momentum is conserved during the collision of the ball with the floor. अच्छा, ये अगर आप लोग याद करें, मैं जब लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात लिखवाई थी, पढ़ाई भी थी, कि जब हम लोग बात करते हैं फ्लोर की, तो फ्लोर की सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, और ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर जी. द बॉल फॉल्स वर्टिकली एंड स्ट्राइक्स एंड द मेटल प्लेट, इट रिबाउंड्स फ्रॉम द प्लेट एज शोन. एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज टू द केस. तो आप इसकी ये 3 लाइनें याद करेंगे. ठीक है, ये लर्न करनी पड़ेंगी, ये पेपर में आती हैं. तो किस तरीके से जाएगा ये, द बॉल लूजेज मोमेंटम अपॉन द इम्पैक्ट.
ठीक है जी, द लॉस ऑफ मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, गेन्ड बाय द फ्लोर, ठीक है, therefore although the momentum of the ball changes but the momentum of the system, that is ball plus the floor, इस केस में वो फ्लोर हो जाएगा, दैट इज़ कंजर्व। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये पेपर में आता है, ठीक है। लेक्चर में देखिएगा हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, तो ये इस 3 नंबर का सवाल आ जाता है, तो ये 2 या 3 नंबर का, तो आपकी ये वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली लाइन ये पता होनी चाहिए कि भाई बॉल लूजेज मोमेंटम अपॉन कॉन्टैक्ट, दूसरी लाइन पता होनी चाहिए कि भाई द लॉस इन मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लोर या गेन्ड बाय द फ्लोर। थर्ड लाइन याद होनी चाहिए कि देयरफॉर ऑल्दो द मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंजेस बट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जो कि पूरा सिस्टम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये 4 लाइनें याद रखिएगा कि ये आप लोग याद कर लें कि भाई एक बॉल तो बिल्कुल मोमेंटम लूज कर रही है और बॉल का मोमेंटम लेस भी हो रहा है, बट जो टोटल सिस्टम है उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन होती है बच्चों की, बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ इसको गलत नहीं कीजिएगा। लेक्चर में नोट्स में हर चीज़ है, जिसको नोट्स चाहिए बेटा मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में हर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप मुझसे बात करें और मेरे से नोट्स ले लें, ठीक है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी कोलाइड इलास्टिकली एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 5.1, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 500 मीटर्स पर सेकेंड इन द एक्स डायरेक्शन एंड बी इज एट रेस्ट। द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज़ वी ए एट 60 डिग्रीज, ठीक है जी। और ये एक्स डायरेक्शन में वी बी की वेलोसिटी भी नहीं पता, उसका एंगल 30 है। स्टेट वर्ड इज बेंड बाय द पार्टिकल्स कोलाइडिंग इलास्टिकली। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है दैट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। कैलकुलेट द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। इनिशियल मोमेंटम बेटा m1u1 प्लस m2u2 बस चाहिए इसको, ठीक है। मास ऑफ ए दिया हुआ है 1.67 टाइम्स 10 टू द पावर -27 और वेलोसिटी ऑफ ए इज़ 500 और दूसरे का मोमेंटम जो है वो 0 है क्योंकि इट्स एट रेस्ट। सो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1.67 टाइम्स 10 टू द पावर -27 टाइम्स 500, 8.35 10 to the power -25, ठीक है। State an expression in terms of mva and vb for the total momentum of a and b after collision in the x direction. टोटल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो बेटा इनिशियल टोटल मोमेंटम तो हमारे पास जो है आ गया है ना, आफ्टर कोलिजन का मांग रहा है। इट्स वेरी सिंपल, ये वाला जो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी ये हो जाएगी वी ए cos 60 एंगल के साथ है और ये वेलोसिटी हो जाएगी वी बी cos 30। एक्स डायरेक्शन में एम वी ए cos 60 प्लस एम वी बी cos 30, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच इट। दोनों बॉडीज़ का मास सेम है, कोलिजन है, एक्स प्लेन में आ गया। वाई प्लेन की बात करता हूँ, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है बेटा। इसके कंपोनेंट हो जाएगा वी ए साइन 60 और ये हो जाएगा वी बी साइन 30, बट ये नेगेटिव में जाएगा क्योंकि नीचे जा रहा है। तो एम वी ए साइन 60 माइनस एम वी बी साइन 30, मैंने नेगेटिव बाहर ही कर दिया, सेम बात है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज। अच्छा भाई, इक्वेशन नंबर 1 में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एक्स प्लेन में 8.35 10 टू द पावर -25 हम लोग निकाल चुके हैं एक्स में, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ एक्स की एक्सप्रेशन से, जिसमें मैं मास को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। वी ए, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में cos 60 की जगह मैं नंबर डालूंगा जो इसकी वैल्यू है ओवर 2 प्लस √3/2 वी बी।
मैंने क्या किया है, cos 30 की जगह पे इसकी वैल्यू √3/2 और cos 60 की जगह 1/2 होती है, मैंने वो डाल के थोड़ा सा इजी किया अपने लिए ज़िंदगी को। फाइनल एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जो है कैलकुलेटर की मदद से पहले उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। 8.35 टाइम्स 10⁻⁻25, ठीक है। कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, ये बहुत मैटर करता है। कन्फ्यूजन हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 1.67 10⁻⁻24 आ रहा है, इज इक्वल्स टू m टाइम्स वी ए प्लस √3 VB। और ये मैं इसको नीचे जाके डिवाइड करा देता हूँ, m की एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारे पास 1, ठीक है जी। अच्छा, मास तो हमें पता है, वैसे भी मास तो ऑलरेडी हमें पता है, तो मास की जगह जो मास की वैल्यू है दैट इज़ 1.67 टाइम्स 10⁻⁻27, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे से भी कभी कभी ब्लंडर हो जाता है, ये देख लीजिएगा। ये मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ, फाइनल एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, ठीक है। दैट्स गोना बी यार, ये पूरी पूरी वैल्यू बन रही है 1000 इज इक्वल्स टू VA प्लस √3 VB। अच्छा जी, ये एक्स डायरेक्शन में थी, वाई में तो ज़ीरो है ना, और उसकी फाइनल जो है हमारे पास वो भी बड़ी सिंपल है, साइन 60 है, ठीक है। उसकी वैल्यू आ रही है √3/2। तो मास तो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। मैं वो भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1.67 टाइम्स 10⁻⁻27 √3/2 VA। अच्छा, आप एक बात अगर देखें तो मैं पहले ना इसको आसानी करता हूँ अपने लिए यार। 0 इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन थी, ठीक है, m VA साइन 60 माइनस m VB साइन 30, ठीक है। मैं उधर ले गया इसको, तो ये आ गया m VB साइन 30 इज इक्वल्स टू m VA साइन 60। मास से मास कैंसिल किया, आसान किया यार, मास को लंबा करें इतनी ख्वारी हो जाएगी, इजी करते हैं अपने लिए, ठीक है। साइन 30 लगाया यहाँ पे, ठीक है। हमारी वैल्यू आ रही है 1/2, तो हाफ VB ये आ रहा है बेटा, इज इक्वल्स टू √3/2 VA। ये इक्वेशन बन रही है बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, VB इज इक्वल्स टू √3 VA, ठीक है। ये मैं इधर प्लग इन कर दूंगा, √3 VB की जगह √3 VA। 1000 इज इक्वल्स टू VA प्लस √3 टाइम्स √3 VA। बेटा √3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू VA प्लस 3 VA, और 1000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू VA, और 250 हमारे पास VA आ जाएगी 250। ये इधर पुट कर देते हैं, √3 इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, VB इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स 250। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है 433। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा जो है मैंने बीच में मास वास की ज़रूरत नहीं थी, जब कैंसिल आउट करके इजीली आ रहा था तो बहुत आसानी हो जाती। ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग नहीं था। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये अपनी अपनी मार्क स्कीम से भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 फोर्स डेंसिटी प्रेशर का है, ये मैं लेक्चर में करवा चुका हूँ क्वेश्चन 16। ये प्लीज़ अपने प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 17 इज़ ऑल्सो डन इन लेक्चर, मैं ये करवा चुका हूँ, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। 18 फोर्स डेंसिटी प्रेशर का है। अच्छा जी, क्वेश्चन 19 मैंने लेक्चर में करवाया, ये भी लेक्चर में करवा दिया मैंने, लास्ट लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में 19 भी हो गया था, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन 21 बहुत अच्छा है, क्वेश्चन 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन 21 में देख लेता हूँ, ये ग्राफ का क्वेश्चन था, एंड विल एंड इट ऑन दिस। डिफाइन फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, ठीक है। अ रिजल्टेंट फोर्स F एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2.4 kg। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ फोर्स इज शोन इन फिगर 2.1। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। On figure 2.2,
show quantitatively the variation with time of the acceleration a of the object include appropriate values of y on the y axis. अच्छा जी, अच्छा सवाल है यार, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है और ये 4 और 5 9 नंबर का सवाल था और सिर्फ ग्राफ बनाने थे और कॉन्सेप्ट था। बोला क्या है कि यार हमारे पास ये फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और शो क्वांटिटेटिव द वेरिएशन ऑफ टाइम विद एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन बनानी है। अच्छा, ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है। अगर आप याद करें F इज इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास है 8.4 न्यूटन्स। अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो 8.4 को डिवाइड कर दूँ मास से जो 2.4 है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ रहा है दैट इज 3.5। तो फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स जो मेरी एक्सेलरेशन है 1 2 3 4 वो 3.5 रहेगी 0 से 2 सेकेंड्स तक। राइट से देख लीजिएगा। फिर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई, तो जब फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। तो 2 to 4 सेकेंड्स मेरी जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरा जो एक्सेलरेशन है ग्राफ है वो इतना बनेगा और मुझे 4 नंबर एग्जामिनर देगा इस अकल को लगाने के। मूविंग ऑन फिगर 2.3 shows quantitatively the variation with time of the momentum of the object include appropriate values on y axis। अच्छा जी, मोमेंटम की बात करते हैं। अच्छा, याद करें फोर्स चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के बराबर होती है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 8.4 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 सेकेंड से तो मेरे पास मोमेंटम नहीं आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा। और ऑब्जेक्ट जो है वो बोल रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब है इनिशियल मोमेंटम जो था वो जीरो था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो से 2 सेकेंड में, क्योंकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स 8.4 की थी, उसने 16.8 न्यूटन सेकेंड्स का मोमेंटम गेन किया पहले 2 सेकेंड में। अगर मैं अप्रोप्रिएट वैल्यू डालूं 5, 10, 15 और 20 तो हमारे पास 16.8 सेकेंड्स, 15, 16.8 अराउंड है समवेयर, 17, 18, हाँ। तो ये इसने मोमेंटम गेन किया है पहले 2 सेकेंड में और उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई। इसका मतलब ना वो वेलोसिटी गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है। इसका मतलब ना वो मोमेंटम गेन करेगा ना लॉस करेगा। एंड आफ्टर दैट द मोमेंटम विल स्टे सेम। ठीक है, मोमेंटम बिल्कुल सीधा सेम रहेगा। इट विल नॉट बी गेन नॉर बी लॉस्ट। मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, रिजल्टेंट फोर्स खत्म हो गई। एक्सेलरेशन नहीं हो रही, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट चेंजिंग बट द मोमेंटम इज स्टेइंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं आप लोगों ने जहन में रखनी है अपनी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर वो डिसेलरेट हो रहा होता तो रिजल्टेंट फोर्स होती कुछ ना कुछ उसको रोकने के लिए, बट रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब है इट इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का ग्राफ है। 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, ग्राफ रिलेटेड था। ठीक है, क्वेश्चन 22 क्वाइट सिमिलर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 23 भी इट्स वेरी गुड। 24 फोर्स डेंसिटी प्रेशर का है, ये हम लोग फोर्स डेंसिटी प्रेशर में करेंगे। एक आध मैंने उसका सवाल ऑलरेडी करा दिया था, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग सारी अप्रोचेस के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। क्वेश्चन 28 में लेक्चर में करवा चुका हूँ, ये प्लीज़ आप लोग लेक्चर देखिएगा लास्ट वाला। और इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट कीजिएगा। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर डायनामिक्स पास्ट पेपर्स। ऑलरेडी इस चैप्टर को हम लोगों ने अलहमदिल्ला देख लिया, पूरा डायनामिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो देखिए, यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, डू शेयर द वीडियो अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।